जय हिंद दोस्तों। इस समय सोशल मीडिया पर सहारा के भुगतान को लेकर के एक बहुत ही बड़ा मैसेज वायरल हो रहा है और वो कई हमारे यूट्यूबर साथी वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर डाल करके बता भी रहे हैं। और 21 मई को जो एक सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राजेश चंद्र हजेला वर्सेज डायरेक्टर वर्किंग और मैनेजिंग वर्किंग सहारा इंडिया परिवार के बीच में, उस पर जो ऑर्डर आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो कई अन्य पहलू है, उस पर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे अपनी बात। तो सबसे पहले जो 21 मई को सुनवाई हुई थी उसमें जो ऑर्डर आया है, उसमें जो उच्च न्यायालय लखनऊ का जो ऑर्डर था जिसमें पिटिशनर ने क्लेम किया था अमाउंट, उस अमाउंट को पूरा जमा करने की बजाय कुछ अमाउंट जमा किया गया था और उच्च न्यायालय के ऑर्डर के मुताबिक क्लेम अमाउंट पूरा जमा नहीं किया गया और उस अमाउंट को जमा करने की बजाय सहारा या उससे जुड़े लोग उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं माने, जिस पर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और कई वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2022 से कंटिन्यू सहारा इसको टालते जा रहा है या उसके लोग टालते जा रहे हैं। जो 21 मई को आदेश जारी हुआ उसमें यही आदेश है कि जो अमाउंट उच्च न्यायालय के केस के चलते समय में क्लेम अमाउंट का जो हिस्सा जमा कराया गया था और जो क्लेम अमाउंट पूरा है, तो जो जमा अमाउंट है उसको काट करके जो शेष अमाउंट है 1 महीने के अंदर पूरा पैसा को जमा कराया जाए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ऑफिस में, उस अमाउंट को जमा कराया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा कि जब उच्च न्यायालय या उसके बाद उच्चतम न्यायालय इस बात को स्वीकार कर रही है कि जो पिटिशनर ने क्लेम किया है अमाउंट वो सही है और सही माना है, तभी जो है उस अमाउंट को जमा कराया जा रहा है अपने पास में, अपने देखरेख में उस पैसे को रखा जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर आप उसको सही मानते हैं कि क्लेम करने वाला पर्सन सही है, उसका सैलरी हो या किसी अन्य तरीके का पैसा सहारा को देना है और उस पिटिशनर को लेना है, तो सीधा क्यों नहीं उसके नाम से आप चेक कटवाते हैं और चेक उसको जारी करवाते हैं ताकि वो पैसा सीधा उसको मिल जाए? क्यों उस तरह से भी खाते में जमा कराया जाए, फिर थर्ड पार्टी सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जमा कराया जाए, फिर उसके बाद क्लेम हो, लोग दौड़े दौड़े सेबी के द्वार पे जाएं, सीआरसीएस पोर्टल के द्वार पर जाएं, तो किसी अन्य पोर्टल के जरिए किसी अन्य कार्यालय में सैलरी अपना कमीशन लेने के लिए जाए कर्मचारी। जब आपने स्वीकार किया, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, तभी तो पैसा जमा करा रहे हैं ना। अब उसके बाद कौन सा इन्वेस्टिगेशन अब बचा हुआ है? तो सीधा क्यों नहीं जो पिटिशनर पक्ष है, जो क्लेम अमाउंट है, उसको सीधा चेक जारी करवाइए आप और वो आज के डिजिटल दौर में सीधे उसके बैंक खाते में जाए। सरकार के पास या अपने रजिस्ट्री दफ्तर में उस पैसे को जमा कराने का कोई औचित्य हमें समझ में नहीं आता है और मेरा कोई अवमानना करने का नियत नहीं है, ना ध्येय है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन तो बनता है ऐसे सिस्टम के ऊपर कि जब सरकार सारा कुछ डिजिटल कर रही है और लोगों के हक का पैसा योजना से हो, सब्सिडी हो या कोई ऐसा सहायतार्थ सरकार पैसा दे रही है, तो वो सीधा भ्रष्टाचार से बचाते हुए उसी पर्सन के खाते में जा रहा है जिसके लिए सरकार करना चाहती है काम। तो कोर्ट ऐसा क्यों नहीं कर रहा? जमाकर्ताओं के जो सहारा के जमाकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, एजेंट हैं, नीचे से लेके ऊपर तक जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो कि क्लेम किए हैं पैसे का, जब आपने सही मान लिया तो पैसा सीधे उनके खाते में जाना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग चलते हैं जो कि सबसे बड़ा इस समय यूट्यूब पर एक ऐतिहासिक वीडियो मैं कहूंगा बन रहा है और आ रहा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि पिछले 10 से 20 दिन के अंदर सीआरसीएस टीम और सहारा मैनेजमेंट टीम की बैठक हुई और उसमें 1 से 2 महीने के बाद कार्यालय के माध्यम से किसी दूसरे अन्य पोर्टल को बनाया जाएगा और उसके माध्यम से 25 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये फेक है, फर्जी है, ये मैं नहीं मानता, लेकिन आशावादी हूं, आशा करता हूं कि ये सत्य निकले और भुगतान का रास्ता 25 लाख तक के जमाकर्ताओं का जो है उनका साफ हो जाए, उनको पैसा ही मिल जाए। आशा उम्मीद तो यही है, लेकिन ये फर्जी है क्योंकि 10,000 रुपए और फिर 50,000 रुपए तक जिनको मिला है सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से और जिनका 50,000 के ऊपर अभी अमाउंट शेष बचा है, उनको ही पैसा नहीं मिल पा रहा। उनका ही जो डाटा सीआरसीएस और सहारा के पास पहुंच चुका है, उनका शेष अमाउंट 100% मिल जाना चाहिए ना, उनका ही नहीं मिल पा रहा है। मिलेगा, कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है। कुछ दिन बीत रहे हैं, कुछ हफ्ते बीत रहे हैं, कुछ महीने बीत रहे हैं, वर्ष भी बीत रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस में है वो प्रोसेस में है।
डेफिशिएंसी दूर हो नहीं रहा है। 50,000 के ऊपर जिनका अमाउंट सहारा के पास जमा है उनका भुगतान होने का कोई चांस दिख नहीं रहा है। तो जो 1 करोड़ 30 से 40 लाख के बीच में जो आवेदन गए हैं और सिर्फ 1% लगभग भुगतान का रास्ता लगभग कुछ हद तक साफ है, 10 से 50,000 तक, उनका बैलेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है और 25 लाख रुपए तक का पेमेंट 2 महीने में लगभग चालू हो जाएगा। इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? और एक नया पोर्टल आएगा और सीआरसीएस की देख रेख में चलेगा, कार्यालय खोलेंगे, वहां भी पोर्टल के ऊपर जो क्लेम जाएगा उसको वहां से सर्वे करके उसको क्लेरिफाई किया जाएगा और भुगतान दिया जाएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा सीआरसीएस टीम और सहारा की टीम करने वाली है और बात बात में लेटर जारी करने वाली सहारा, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, डेफिशिएंसी दूर करने का हो या फिर 1 करोड़ के आसपास का जो बिजनेस का लेटर राजस्थान से या किसी अन्य स्टेट से जारी हो जाता है, इतना बड़ा मीटिंग हो जाए और इतना बड़ा रिलीफ अपने जमाकर्ताओं को वो देने जाए और एक सहारा की तरफ से एथराइज लेटर जारी न हो या सीआरसीएस के पोर्टल पर ही इसको जारी नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा सीआरसीएस पोर्टल सरकार की तरफ से चल रहा है। रीसबमिशन पोर्टल एक और आ गया, क्या उस पर ये 25 लाख का अमाउंट एक और पेज ऐड नहीं हो सकता? कोई अन्य पोर्टल लाने की आवश्यकता ही क्या है? उस पर क्या कमी है? सारा डाटा आप उस पर ले ही रहे हैं। जो कुछ आप ऐड करना चाहते हैं सहारा के कौन से प्लान का आप 25 लाख रुपया देंगे? पहले ये तो क्लियर हुआ नहीं कि सोसाइटीज के देंगे, कि MIS है, क्यूसॉफ है, और जो डेफिशिएंसियां आई हैं वो कैसे आप सॉल्व करेंगे? मैसेज वायरल हो गया, 25 लाख मजाक बना के रख दिया है आपने सबकी भावनाओं का, जो सहारा में पैसा जमा किए हैं। और जो एक सरकार का पोर्टल, सेंट्रल रजिस्ट्रार का पोर्टल चल रहा है और मात्र 1 करोड़ 40 लाख के आसपास जमाकर्ताओं का जब आवेदन गया है, उसको वो करेक्ट नहीं मिलके कर पा रहे हैं सहारा मैनेजमेंट टीम के साथ और सीआरसीएस की पूरी टीम के साथ, तो 25 लाख का भुगतान करेंगे। उसमें इस बात का जिक्र ही नहीं है कि कौन कौन से प्लान सहारा उस पे दिखाएगी कि जिसमें कि 25 लाख तक जमा है उनका पूरा भुगतान किया जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है 25 लाख रुपए। मैं समझता हूं कि लगभग 90% तक लोगों का भुगतान हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल फर्जी है, लेकिन आशा है, उम्मीद है कि शायद सही भी हो, लेकिन कोई तथ्य नहीं दिखता इसमें कि जो सहारा सीआरसीएस सेंट्रल रजिस्ट्रार के पोर्टल को सही ढंग से नहीं चला पा रही हो। 2 पोर्टल, और दोनों पोर्टल सरकार चाहे तो इस पे कोई भी एडिशनल पेज ऐड करे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, जो भी वो जमाकर्ताओं के डाटा कलेक्ट करना चाहें वहां से वो ले सकते हैं। सारे प्लान उसमें ऐड करवा सकते हैं। नया पोर्टल लाने की जरूरत ही क्या है? सिर्फ उसमें पेज ऐड करने, और वहां जाएगा जमाकर्ता, जिनका जो अमाउंट है उस प्लान पर क्लिक करेगा और वहां अपना अमाउंट फाइल करेगा, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। सेम प्रोसेस है। सारे पेज के ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा दिए जा सकते हैं और वहां से जमाकर्ता को एथराइज किया जा सकता है कि आप आइए, ये सारे प्लान हैं, जिस प्लान में आपका बॉन्ड है, लीगल जो बॉन्ड है आप उसको दीजिए और हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। सहारा की पूरी टीम उसको जांचेगी, परखेगी और पैसा देगी। ये बिल्कुल सरल है, कोई पोर्टल लाने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। और झारखंड सरकार, एक दावा था कि जो सहारा के लोग, चाहे वो एजेंट रहे हो या जमाकर्ता, सिर्फ झारखंड राज्य की मैं बात करता हूं, जब चुनाव हुआ था तो बात हुई थी कि जो आज इस दुनिया में नहीं है उनके परिवार को मुआवजा देने की, चाहे वो मुआवजा 1,000 हो या 10,000 हो या 50,000 हो या 1 लाख हो, मैं अमाउंट की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो मुआवजा सरकार से दिलाने की बात थी। उससे सहारा के जमाकर्ताओं और हाई कोर्ट के अंदर जो केस चल रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं था। बात यही थी कि जो इस दुनिया में अब नहीं है, जिनकी की दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं, कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर ली डिप्रेशन में आकर के, उनको मुआवजा दिलाने की बात। अगर मुझे जानकारी नहीं है, मुआवजा मिल चुका होगा अगर, तो बहुत अच्छी बात है, मैं माफी भी मांगता हूं अगर मुआवजा मिला होगा किसी को तो। लेकिन अगर नहीं मिला है तो ये सिस्टम और सिस्टम से जुड़े लोग जो इस बातों को कह रहे थे कि पहले मुआवजा दिलाया जाएगा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? सहारा इंडिया को आप समझिए कि इस वीडियो के शुरू में मैंने जो बात कहा था, लखनऊ उच्च न्यायालय में केस चल रहा था, वहां आदेश के अनुरूप काम सहारा ने किया नहीं, पिटीशन फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने लगा, कई वर्ष बीत गए, एक आदेश आया है और फिर अगस्त का डेट उसमें पड़ा है। झारखंड के अंदर CID की जांच है, मामला हाई कोर्ट में है
हलफनामे दायर किए जा रहे हैं। अगर वहां केस सरकार के पक्ष में या एनजीओ की तरफ से जो एफआईआर हुए हैं उनके पक्ष में जाते भी हैं तो सहारा को आप जानते नहीं है क्या, फिर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में और मामला वहां का वहीं पर रुक जाएगा। फिर डेट पर डेट बढ़ते जाएंगे और जैसे दिल्ली कोर्ट हो, हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट हो या झारखंड का हाई कोर्ट हो, इनके फैसले जा करके सील हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक नए तरीके से सुनवाई का डेट वर्षों वर्षों तक चलता रहता है। वही चीज झारखंड में भी होगा। हो सकता है कि उस दौरान थोड़े बहुत शायद गिरफ्तारी हो जाए, वो शायद मैं कह रहा हूं क्योंकि कुछ मैं याद अपने वीडियो में पहले कह चुका हूं कि बक्सर कंज्यूमर कोर्ट का एक आदेश हुआ था। एक याचिकाकर्ता पैसा जमा किया था और उसका पैसा बार बार आदेश के बाद जमा नहीं करने पर गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी हुआ था हेड ऑफिस के मैनेजमेंट टीम के कुछ लोगों के विरुद्ध में। बक्सर के उस कंज्यूमर कोर्ट के आदेश का भी कोई भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश हुआ, किसी की गिरफ्तारी हुई, कुर्क हुआ कुछ नहीं। यही चीज झारखंड में भी होगा। वहां वोटिंग के समय जो बातें हुई थी वो बिल्कुल नहीं हुई। बात हुई थी भुगतान कराने की, सहारा के संपत्तियों को बेच करके सीधे उस पैसे को जमाकर्ताओं को वापस करने की बात हुई थी। जो इस दुनिया में नहीं है उनके परिवार को मुआवजा सीधे देने की बात हुई थी। जांच तो वर्षों से चल रहे हैं, 2010-12 से, लगभग 15-16 साल से। तो जब यही करना था वहां पर और यही होना ही है और यही हुआ है तो इतना ज्यादा चुनाव के समय शोर शराबा करने की क्या जरूरत थी कि मुआवजा दिलाएंगे और प्रॉपर्टियों को नीलाम करवा करके सीधे हम उपभोक्ताओं को, जमाकर्ताओं को पैसा दिलाएंगे। सीआईडी जांच की, डीजीपी वहां के काफी सक्रिय थे। मामला झारखंड में हाईकोर्ट में पहुंचा और मैंने इसी वीडियो में कुछ देर पहले बता दिया कि कई केस का उदाहरण मैंने आपको दिया। हुआ क्या, केस पर केस, कंज्यूमर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक यही तो होता आ रहा है। आम जनता समझ ले ये बात कि कोई भी हो मामला, ये पूरे भारत के अंदर बेहद राजनीतिक हो चुका है और राजनीतिक जो दल हैं ये किसी पर्सन के ऊपर, किसी एनजीओ के ऊपर अपनी जो आइडियोलॉजी है थोपते हुए, उनके कंधों का सहारा लेते हुए अपनी वोट बैंक की राजनीति को वो फिक्स कर रही हैं और कई एनजीओ और कई पर्सन जाने या अनजाने राजनीतिक दलों के हाथ के कठपुतली बनते जा रहे हैं। वो एनजीओ और वो पर्सन ऐसे राजनीतिक दलों को अपने कंधों का सहारा दे करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। होना कुछ नहीं। बात कार्रवाई की अगर आप करेंगे कि झारखंड सरकार ने कार्रवाई की, तो कार्रवाई तो ईडी ने भी बहुत की। कलकत्ता से ईडी टीम आती है, लखनऊ में छापा करती है, वहां के हेड ऑफिस पे कई डॉक्यूमेंट ले जाती है। अभी हाल ही में 1400 कुछ करोड़ की संपत्ति ईडी ने ही जब्त की है और वो मीडिया में एक नोटिफिकेशन लेटर जो कार्रवाई उन्होंने की है उसका जो है लेटर भी जारी कर दिया है। तो ईडी टीम किसके अंदर आती है? क्या आपको नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कार्रवाई कर रही है? तो ये है राजनीति जिसका भरपूर शिकार आम जनता हो रही है। माध्यम कोई 2-4 पर्सन है, यूट्यूबर हैं, एनजीओ हैं। वोटिंग की पॉलिटिक्स के लिए सहारा बेहद जबरदस्त मुद्दा बना हुआ है पॉलिटिकल दलों का। मैं ये मानता हूं कि जो ये वीडियो चल रहे हैं, मेरा तनिक भी उस पर विश्वास नहीं है। अगर करना होता, होना होता इतना बड़ा डिसीजन तो सहारा और सीआरसीएस की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और सीधा उसमें बताया जाता पूरे देश के सहारा के जमाकर्ता इस खुशखबरी को सुन करके मैं क्या कहूं, उनके घर में कितनी खुशियां आ जाती। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे पैसे दिलाने के लिए बहुत ही कड़े और स्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश और उसको इम्प्लीमेंट कराने के जो सरकार है वो प्रमुख जरिया होना चाहिए। बिना दोनों के चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। एक बात याद आ गई हमको, मैं आपके साथ ये बातें शेयर करना चाहता हूँ। सहारा को पूरा इंटरेस्ट किसी भी प्लान में, कोई भी पैकेज उन्होंने बनाया हो, पॉलिसी बनाया हो, ब्याज पूरा नहीं देना है। जो टीडीएस उन्होंने अपने कर्मचारियों या बड़े जमाकर्ताओं से काटे हैं वो नहीं देना है। जो उन्होंने एक बड़ा खेल खेला था ज्वाइनिंग पॉइंट का, उस ज्वाइनिंग पॉइंट का जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट भी नहीं देना है। मैंने एक आंकड़ा रखा है इसका अपने पास, लगभग अगर देखा जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास। अगर इस समय अगर ये जो फ्लैट, अगर जितना इन्होंने अमाउंट लिया है आम जमाकर्ताओं से, चाहे वो कन्वर्जन
करके जो बांट दिया है उतना ही अमाउंट अगर ये देते हैं और ये सारी चीजें अगर ये बचा लेते हैं तब भी ये 1 लाख करोड़ के आसपास इनके पास बच सकता है। ब्याज का पैसा, ज्वाइनिंग पॉइंट का पैसा जो इन्होंने टीडीएस और टैक्स काट के रखे हैं अपने पास, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन सब चीजों पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं। अगर इन सब चीजों को अगर वो देते नहीं है तो 1 लाख करोड़ रुपए बचा लेंगे, जो 3 से 4 लाख करोड़ रुपए ब्याज सहित अगर इनका भुगतान का जिम्मेवारी बनता है, उसमें भी ये पैसा इतना ये बचा सकते हैं। मूलधन भी वापस कर सकते हैं अगर ये चाहे तो, और बहुत सारे परिवार उस पैसे से भी खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन सहारा ऐसा भी नहीं कर रहा है। तो साथियों, ये एक मेरी एनालिसिस थी, मेरा ओपिनियन है कि जो 25 लाख रुपए तक के अमाउंट नए पोर्टल से कार्यालय के द्वारा दिए जाएंगे, ये बिल्कुल मुझे झूठा प्रोपेगेंडा लगता है। उसका आधार मैंने वीडियो में बता दिया है। जो अपने स्टाफ को सैलरी विहीन, कमीशन विहीन, अपने एजेंट को जिन्होंने पैसा उठा करके सहारा को सहारा बनाया, उस लायक बनाया जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होने लगी, उनका कमीशन सब खा गए। तो सारी चीजें ये बचाने की स्थिति में हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास तक ये बचत कर सकते हैं, सिर्फ अगर फ्लैट सबका पैसा भी दे देते हैं ये, तब भी ये बहुत बड़ा रिलीफ दे सकते हैं अपने जमाकर्ताओं को। चलिए देखिए आगे होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं झूठा साबित हो जाऊं और 25 लाख तक के जमाकर्ता जो हैं और उनके नीचे जितने जमाकर्ता हैं 25 लाख के नीचे तक के, सबका रास्ता साफ हो जाए, सारी डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। मेरे कहे हर बात को सहारा गलत साबित कर दे और भुगतान कर दे सबका। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादातर लोगों के पास पहुंच सके। लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।